जय हिंद फ्रेंड्स। मैं सौरभ झा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल बीएसए ट्रिकी क्लासेस पे। आज हम लोग यूपी पुलिस कांस्टेबल के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टैटिक जीके के कुछ महत्वपूर्ण सवालों को देखेंगे। साथ ही साथ इन सवालों से जुड़े संभावित प्रश्नों को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं। आप सभी से अनुरोध करेंगे कि आप क्लास को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अधिक संख्या में बच्चे क्लास में आकर क्लास का लाभ उठा सकें। आप सभी से आग्रह करेंगे कि आप क्लास में सारे सवालों के आंसर क्या करें और प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें, क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करें। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास और देखते हैं हमारा पहला सवाल। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा शामिल किया गया? आंसर करना है मौलिक कर्तव्य को किस संशोधन के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है, तो सबसे पहले आपसे एक सवाल है, मूल संविधान में कितना मौलिक कर्तव्य था? इस सवाल का पहले आप आंसर करेंगे कि मूल संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य थे। ठीक है, तो आंसर कीजिएगा। याद रखना है मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था। कितना मौलिक कर्तव्य कितना था? 0 था। याद रखना है मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था। मूल संविधान में 0 मौलिक कर्तव्य था, आपको याद रखना है। अब आपको याद रखना है कि 42वें, याद रखना है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में, कब? 1976। 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। एग्जाम में पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य को कब जोड़ा गया संविधान में, तो 42वें संविधान संशोधन के द्वारा कब? 1976 में। कितना मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया? 10 मौलिक कर्तव्य को। समझ में आया? 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया। तो ये चीज आपको याद रखना है कि 10 मौलिक कर्तव्यों को 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 में जोड़ा गया। ठीक है, अब आपसे पूछेगा किसकी अनुशंसा पर, तो आपको याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर। पहले आप जो बता रहे ध्यान से सुनिएगा। ठीक है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, तो सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर की अनुशंसा पर 10 मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया था 42वें संविधान संशोधन के द्वारा 1976 ईस्वी में। समझ में आया? ठीक है, तो 42वां संविधान संशोधन जो है कौन सी कमेटी के रिकमेंडेशन पे हुआ था? तो याद रखना है 42वां संविधान संशोधन सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर हुआ था। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि वर्तमान में कितना मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो वर्तमान में कितना? 11। याद रखना है कि वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है, आपको याद रखना है। अगर आपसे पूछेगा 11वां मौलिक कर्तव्य क्या है, कब जोड़ा गया, तो आपको याद रखना है 11वें मौलिक कर्तव्य जो है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा देना, ये जो है 11वें मौलिक कर्तव्य में डिस्कस किया गया है। समझ में आया? तो याद रखना है 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को माता पिता या संरक्षक के द्वारा, ठीक है, अनिवार्य रूप से शिक्षा देना है, इस चीज को याद रखना है। और 86वें 86th अमेंडमेंट के द्वारा ये हुआ है, 86वां संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, 86वां संविधान संशोधन 2002 ईस्वी के द्वारा 11वां मौलिक कर्तव्य को ऐड किया गया है, याद रखिएगा। अब आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य किस भाग में है, किस भाग में है और कौन से अनुच्छेद में? फटाफट आंसर करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल बताने का रहता है। ठीक है, तो भाग कौन सा, अनुच्छेद कौन सा? तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य भाग 4 क में है। क आ गया, इसका मतलब समझ में आ गया कि ये जो है अमेंडमेंट के द्वारा जोड़ा गया है। तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य भाग 4 का क में है और अनुच्छेद 51 क में है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आर्टिकल आपको याद रखना है क्योंकि यहाँ पे गड़बड़ी भी हो जाता है कभी कभी। तो याद रखना है भाग 4 क में मौलिक कर्तव्य है और अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। मौलिक कर्तव्य किस देश के संविधान से लिया गया है? तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य को रूस के संविधान से लिया गया। कहाँ से लिया गया है? रूस से। तो याद रखना है मौलिक कर्तव्य को रूस से लिया गया है। समझ में आया? फिर से आपको फटाफट बता रहे हैं, याद रखना है सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा 10 मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। ठीक है, मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं था, याद रखिएगा। और वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य है। 11वां मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन के द्वारा 2002 ईस्वी में जोड़ा गया है, याद रखिएगा। और मौलिक कर्तव्य को भाग 4 क और अनुच्छेद 51 क के तहत रखा गया है, याद रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ आपका सही आंसर क्या होगा? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा सरदार स्वर्ण सिंह समिति की अनुशंसा पर मौलिक कर्तव्य को जोड़ा गया है। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिए ताकि और भी बच्चे क्लास में आ सके। प्लीज क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। अगला सवाल,
वेयर इज कोणार्क सन टेम्पल लोकेटेड? कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है? तो काफी अच्छा सवाल है। कोणार्क का सूर्य मंदिर कहाँ है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। कहाँ पे है? तो याद रखना है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर जो है उसके बारे में आपको बताते हैं। आपको याद रखना है, ये तो पता है कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में है। आपको बताना है कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? कैलाशनाथ मंदिर कहाँ पे है? कैलाशनाथ टेम्पल, ठीक है। तो याद रखना है कैलाशनाथ टेम्पल कांचीपुरम में है। अब ये कांचीपुरम है कहाँ? तमिलनाडु। तो तमिलनाडु में बहुत सारा मंदिर है जो आपको डायरेक्टली याद रखना है। तो कैलाशनाथ टेम्पल कहाँ पे है? कांचीपुरम तमिलनाडु में है, याद रखना है। मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे है? तो मुक्तेश्वर टेम्पल, याद रखना है ये भी कांचीपुरम तमिलनाडु में है। मुक्तेश्वर टेम्पल पूछता है एग्जाम में, मुक्तेश्वर मंदिर कहाँ पे है? मुक्तेश्वर टेम्पल कांचीपुर तमिलनाडु में है, याद रखना है कांचीपुरम तमिलनाडु में, ठीक है। इसके अलावा वेंकुट पेरुमल मंदिर, वेंकुट पेरुमल मंदिर कहाँ पे है? तो कांचीपुरम तमिलनाडु में है। तो कैलाशनाथ मंदिर तमिलनाडु, मुक्तेश्वर मंदिर तमिलनाडु, चोलेश्वरम मंदिर तमिलनाडु, याद रखना है, ठीक है। इसके अलावा आपसे पूछ सकता है, आपको पता होगा कि मंदिर जो बनता है वो जनरली भारत में तीन शैली का मंदिर है, नागर शैली, बेसर शैली और द्रविड़ शैली। इसको पहले लिख लीजिएगा। नागर शैली पूछेगा कहाँ का शैली है, नागर शैली मंदिर जो है कहाँ पाया जाता है पहले? तो याद रखना है नागर शैली का जो मंदिर होता है वो जनरली कहाँ आपको देखने को मिलेगा? उत्तर भारत में, याद रखना, नॉर्थ इंडिया में, ठीक है। तो नागर शैली का मंदिर किधर मिलता है देखने को? तो याद रखना उत्तर भारत, जैसे कि हिमालय से लेके विंध्य पर्वत तक, यानी उत्तर भारत, जैसे बोल सकते हैं उड़ीसा हो गया, ठीक है। मध्य प्रदेश में चंदेल शासकों के द्वारा जो बनाया गया था वो भी नागर शैली पे आधारित मंदिर था, ठीक है। उड़ीसा में जो सोम, चेदी और गंग वंश के शासकों के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है वो भी नागर शैली में आता है, ठीक है। उत्तर प्रदेश में फिर प्रतिहार वंश है, तो प्रतिहार वंश, गढ़वाल वंश के द्वारा उत्तर प्रदेश में जो मंदिर बनाया गया वो भी नागर शैली का मंदिर में आता है। फिर आप जानते हैं चालुक्य जो है गुजरात पे शासन किया था, चालुक्य वंश का राजा चालुक्य सोलंकी, ठीक है। चालुक्य और सोलंकी ने जो गुजरात में मंदिर बनाया है वो भी नागर शैली का मंदिर है। तो याद रखना है नॉर्थ इंडिया में नागर शैली का मंदिर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। बेसर शैली का मंदिर कहाँ मिलेगा? इंपॉर्टेंट है, बेसर शैली का मंदिर कहाँ मिलता है? बेसर शैली का मंदिर समझ में आ रहा है? जो बता रहे बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछता है, ठीक है। तो बेसर शैली का मंदिर आपको याद रखना है कि दक्कन भारत की शैली, मतलब ये आपका महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, यहाँ पे ये जनरली मिलता है। मतलब बोल सकते हैं विंध्याचल पर्वत से लेकर कृष्णा नदी तक का जो शैली है उसको बेसर शैली कहा गया है, ठीक है। अब ये मिलेगा कहाँ कहाँ? तो गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश में जनरली, ठीक है। आपको पता होगा कि मान्यखेड़ का राष्ट्रकूट, कल्याणी के चालुक्य, ठीक है, इनके द्वारा जो है जनरली जो मंदिर बनाया गया था वो बेसर शैली में बनाया गया था। तो आपको याद रखना है बेसर शैली का मंदिर कहाँ मिलता है? तो दक्कन भारत की, यानी गोवा, कर्नाटक, ठीक है, गोवा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, इनका जो मंदिर का जो शैली है वो क्या होगा? बेसर शैली में आता है, ठीक है। दक्कन भारत की शैली बेसर शैली कहलाएगा। इसके अलावा द्रविड़ शैली, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बनेगा, द्रविड़ शैली, ठीक है। एग्जाम में पूछता है द्रविड़ शैली का मंदिर। तो द्रविड़ शैली का मंदिर कहाँ पाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि द्रविड़ शैली का मंदिर जो है ये आपको जनरली देखने मिलेगा दक्षिण भारत में। तो दक्षिण भारत का शैली है, तो याद रखना है द्रविड़ शैली मंदिर कहाँ मिलता है? दक्षिण भारत में मिलता है। जैसे आप बोल सकते हैं तमिलनाडु, केरल, ठीक है, दक्षिणी आंध्र प्रदेश, दक्षिणी कर्नाटक, तो यहाँ पे द्रविड़ शैली का मंदिर आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। पल्लव काल हो गया, पल्लव के द्वारा जो मंदिर बनाया गया है वो द्रविड़ शैली पर आधारित मंदिर है। फिर विजयनगर में जो मंदिर बनाया गया है, विजयनगर में आप जानते हैं तुलु वंश के राजा थे जिन्होंने मंदिर वगैरह बनाया था, ठीक है। तो याद रखना, इसके अलावा चोल शासक जो थे उन्होंने भी मंदिर वगैरह बनाया है, पांड्य शासक के द्वारा भी मंदिर बनाया गया है। तो द्रविड़ शैली मंदिर जो है जनरली कहाँ मिलता है? तो आपको याद रखना है कि द्रविड़ शैली का मंदिर जो है दक्षिण भारत में मिलता है। समझ में आया? तो नागर शैली का मंदिर उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली का मंदिर दक्षिण भारत में, और बेसर शैली का मंदिर दक्कन भारत की शैली है। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। इसके अलावा कुछ इंपॉर्टेंट मंदिर आपसे पूछ सकता है, ध्यान दीजिएगा। जैसे आपसे पूछ सकता है कांचीपुरम का मंदिर कहाँ पे है? कांचीपुरम टेम्पल कहाँ पे है? तो आप जानते हैं कांचीपुरम टेम्पल कहाँ पे है? तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो कांचीपुरम टेम्पल तमिलनाडु में। किसने बनाया? तो पल्लव राजाओं के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, पल्लव राजाओं के द्वारा। तो ये जो होगा, समझ में आया, पल्लव राजा के द्वारा बनाया गया। तो अगर आपसे एग्जाम में घुमा के पूछेगा कि कांचीपुरम का मंदिर जो है किस शैली पर आधारित है, तो अभी तुरंत हम लोग पढ़ें कि जो आपका दक्षिण भारत का जो श्रेणी है मंदिर, दक्षिण भारत में जो मंदिर बना है वो द्रविड़ शैली का है। तो इसका मतलब कांचीपुरम का मंदिर जो होगा द्रविड़ शैली का होगा। समझ में
आया, ये आपको कॉन्सेप्ट याद रखना है कि द्रविड़ शैली का मंदिर होगा, क्योंकि बहुत सारा मंदिर है, हजारों लाखों मंदिर है, सबको तो आप याद नहीं रख सकते हैं। तो एक कॉन्सेप्ट के तहत आपको याद रखना होगा कि दक्षिण भारत की जो मंदिर है उसको द्रविड़ शैली के अंतर्गत रखा गया है। ठीक है, तो पल्लव राजा के द्वारा जो बनाया गया है कांचीपुरम का मंदिर तमिलनाडु में है, ये द्रविड़ शैली का मंदिर है। ठीक है, याद रखिएगा। इसके अलावा कोणार्क में, कोणार्क का जो मंदिर है सूर्य मंदिर, आप जानते हैं कि पुरी में है, पुरी उड़ीसा में कोणार्क का सूर्य मंदिर है। अब जो कोणार्क का सूर्य मंदिर है किसने बनाया है, तो बता दीजिए। सूर्य मंदिर, सन टेम्पल किसने बनाया है, कोणार्क का सूर्य मंदिर किसने बनाया है। और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, याद है आपको। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर, और इसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है। तो आपको याद रखना है कि कोणार्क मंदिर जो है नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। किनके द्वारा बनाया गया है, नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया है। ठीक है, आया समझ में। तो कोणार्क का सूर्य मंदिर नरसिंह देव प्रथम के द्वारा बनाया गया है, याद रखना है। इसके अलावा जगन्नाथ पुरी, तो जगन्नाथ मंदिर आप जानते हैं पुरी में है, उड़ीसा में है, और गंगा देव के द्वारा बनाया गया है जगन्नाथ मंदिर। तो अगर पूछता है जगन्नाथ मंदिर, और जगन्नाथ मंदिर याद रखना है कहाँ पे है, पुरी उड़ीसा में है, तो सबको पता होगा। और जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने किया था, तो गंगा देव के द्वारा, गंगा देव के द्वारा जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किया गया था। और आप जानते हैं रथ यात्रा निकलता है, रथ यात्रा भगवान श्री कृष्ण, जिनको भगवान जगन्नाथ भी कहा जाता है, उनके सम्मान में निकाला जाता है। तो कभी पूछेगा कि रथ यात्रा किनके सम्मान में निकाला जाता है, तो आपको याद रखना है पुरी में जो रथ यात्रा निकाला जाता है वो भगवान जगन्नाथ, उन्हीं को भगवान कृष्ण, यानी भगवान कृष्ण को ही भगवान जगन्नाथ कहा जाता है, आपको याद रखना है। ठीक है, तो भगवान जगन्नाथ के सम्मान में या भगवान कृष्ण के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकलता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, और दिलवाड़ा का जैन मंदिर आप सभी जानते हैं कि माउंट आबू में है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है। किसने बनाया, तो विमल शाह ने दिलवाड़ा का जैन मंदिर बनाया था, आप याद रखिएगा। ठीक है, आया समझ में, तो याद रखिएगा। तो इतना सवाल अभी यहाँ से हम लोग देखते हैं, बाद में फिर रिवीजन करेंगे थोड़ा थोड़ा। ठीक है, तो कोणार्क का सूर्य मंदिर जिसे ब्लैक पैगोडा भी कहा जाता है, कहाँ पे है, उड़ीसा में है, आप याद रखिएगा। और कोणार्क के सूर्य मंदिर को किसने बनाया, नरसिंह देव प्रथम ने बनाया है, याद रखेंगे। तो क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा ताकि थोड़ा सा क्लास को सपोर्ट मिल सके। अगला सवाल, छत पर वर्षा जल संचय, छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। मतलब कि पानी को छत पे स्टोर करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन सा है। और ये बहुत अच्छा पहल है, जहाँ पे पानी का दिक्कत है उसके लिए तो बहुत अच्छा है ना। फर्स्ट इंडियन स्टेट टू स्टार्ट रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग। ठीक है, तो एकदम याद रखना है तमिलनाडु। एग्जाम में कभी भी पूछ देता है ये सवाल, तो याद रखना है छत पर वर्षा जल संचयन शुरू करने वाला पहला भारतीय राज्य है तमिलनाडु। और तमिलनाडु की राजकीय भाषा क्या है, तो अगर पूछता है राजकीय भाषा तो घबराना नहीं है, एकदम आराम से याद रखना है। अगर पूछेगा तमिलनाडु का राजकीय भाषा क्या है, तो इसी का नाम में छुपा है तमिल। समझ में आया। तो तमिलनाडु की राजकीय भाषा क्या है, तो याद रखना है तमिल तमिलनाडु की राजकीय भाषा है। और यहाँ का प्रमुख त्यौहार क्या क्या है, तो आपको पता होगा पोंगल। पोंगल जो है तमिलनाडु का बहुत इंपॉर्टेंट त्यौहार है, तो याद रखना है पोंगल तमिलनाडु का त्यौहार है। इसके अलावा तमिलनाडु को क्या कहा जाता है, दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। पूछेगा दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो आपको याद रखना है कि तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी कहा जाता है। ठीक है, संतरी कहा जाता है। तो दक्षिण भारत का संतरी किसे कहा जाता है, तो तमिलनाडु को दक्षिणी भारत का संतरी कहा जाता है। इसके अलावा आप जानते हैं कि भारत का सबसे दक्षिणतम सीमा बिंदु कन्याकुमारी जो है वो तमिलनाडु में ही है, याद रखना है। और आपको एक चीज़ और याद रखना है कि एनी बेसेंट के द्वारा होम रूल लीग का स्थापना किया गया था, कहाँ पे, मद्रास में। तो याद रखिएगा कि एनी बेसेंट के द्वारा 1916 ईस्वी में मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना की गई थी। तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारा मंदिर है, आप जान रहे हैं, है ना। और सारा इंपॉर्टेंट मंदिर सब है जो एग्जाम में पूछता है। तो मंदिरों की पुण्य भूमि किसे कहा जाता है, तो याद रखना है तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है। ठीक है, तमिलनाडु को मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, आप याद रखिएगा। और तमिलनाडु का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है, तमिलनाडु का सर्वोच्च शिखर क्या है, सर्वोच्च शिखर, पर्वत शिखर कौन सा है, बता दीजिए। तमिलनाडु का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है, दोदा बेटा, याद रहेगा। तो याद रखना है दोदा बेटा। ठीक है, तो तमिलनाडु का सर्वोच्च पर्वत शिखर है दोदा बेटा, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। और इंट्रीगल कोच फैक्ट्री आपको पता है, पूछता है बहुत बारी है कि इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है। तो इंट्रीगल कोच फैक्ट्री कहाँ पे है, तो ये भी आपका तमिलनाडु में पड़ता है। ठीक है, तो याद रखना इंट्रीगल कोच फैक्ट्री भी तमिलनाडु में है। ठीक है, और ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1611 ईस्वी में यहाँ पे एक फैक्ट्री भी लगवाई थी।
ठीक है, तो यहां से जो इंपॉर्टेंट सवाल बनेगा, आप याद रखिएगा कि छत पर वर्षा जल संचय करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन है? तमिलनाडु। और तमिलनाडु को दक्षिण भारत का संतरी, मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है, और यहाँ का प्रमुख त्यौहार पोंगल है, और इसकी राजकीय भाषा तमिल है, याद रखिएगा। केरल से भी कुछ सवाल बता देते हैं। तो केरल का राजकीय भाषा अगर पूछेगा तो आपको याद रखना है मलयालम। केरल की राजकीय भाषा क्या है? मलयालम। केरल की राजकीय भाषा है मलयालम, याद रखना है। और केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? एर्नाकुलम में है। केरल का हाईकोर्ट कहाँ पे है? एर्नाकुलम में है। और केरल का कुछ पर्यटन स्थल आप याद रखिए, जैसे आपसे पूछेगा पेरियार कहाँ पे है? केरल में है ना। इदुक्की कहाँ पे है? तो केरल में है। इसके अलावा पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ये इंपॉर्टेंट है। पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? पद्मनाभ स्वामी मंदिर कहाँ पे है? तो इसको आप याद रखिएगा। पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है कहाँ पे है? केरल में है, पद्मनाभ स्वामी टेम्पल। ठीक है, बाकी इदुक्की आप जानते हैं, इदुक्की केरल में है, पेरियार केरल में है, साइलेंट वैली भी केरल में है, याद रखना है। ठीक है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। कभी पूछ दे अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है, तो कोचीन को अरब सागर की रानी कहा जाता है। ठीक है, और कोचीन कहाँ पे है? तो केरल में ही है। तो याद रखना है, अरब सागर की रानी किसे कहा जाता है? कोचीन को कहा जाता है अरब सागर की रानी। ठीक है, याद रहेगा, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और आपको पता होगा कि भारत में पहला पूर्ण साक्षर शहर जो है केरल में ही था, केरल का ही है। और भारत का पहला पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम, ये भी केरल में है। तो भारत का पहला पूर्ण साक्षर शहर केरल का कोट्टायम, और पूर्ण साक्षर जिला एर्नाकुलम है। और आप जानते हैं केरल में सबसे अधिक साक्षरता दर है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखना है। और केरल को क्या कहा जाता है? दक्षिण भारत का कश्मीर कहा जाता है, या दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है। तो अगर आपसे पूछेगा दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? दक्षिण का कश्मीर किसे कहा जाता है? तो केरल को दक्षिण का कश्मीर कहा जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, बहुत सारे यहाँ पे अष्टमुडई झील है। केरल में क्या अष्टमुडई झील है? पूछेगा कहाँ पे अष्टमुडई झील है? तो केरल में, याद रखना है, अष्टमुडई झील है। ठीक है, सबरीमाला मंदिर भी केरल में है, आपको पता होगा। इसके अलावा एक ऑप्शन देखिए राजस्थान। तो राजस्थान से क्या सवाल बनता है जनरली? तो सबसे अधिक क्षेत्रफल वाला राज्य, सबसे बड़ा राज्य, क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो आप जानते हैं क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान है। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रृंखला अरावली, अरावली आप जानते हैं यहाँ पे है। अरावली पर्वत श्रृंखला कहाँ पे है? राजस्थान में है। अरावली पर्वत श्रृंखला आपको याद रखना है। दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो राजस्थान में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। तो पूछ दे अगर, तो दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ पे है? तो आपको याद रखना है दिलवाड़ा का जैन मंदिर माउंट आबू राजस्थान में है, याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा सांभर झील आप जानते हैं, सांभर झील कहाँ पे है? तो राजस्थान में है। और खारे पानी के लिए बहुत फेमस है सांभर लेक। तो अगर पूछेगा सांभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में। राजस्थान में बहुत सारा लेक है, लेकिन सांभर लेक आपको याद रखना है फिलहाल कि सांभर लेक कहाँ पे है? राजस्थान में है। ठीक है, और इसके अलावा ब्रह्मा भगवान का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में। तो याद रखिएगा ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पे है? पुष्कर में है, याद रखना है। इसके अलावा राजस्थान में विजय स्तंभ है, याद है विजय स्तंभ है कहाँ पे? राजस्थान में। विजय स्तंभ है राजस्थान में, याद रखना है। विजय स्तंभ कहाँ पे है? राजस्थान में। कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? तो कीर्ति स्तंभ भी राजस्थान में है, चित्तौड़गढ़ में। ठीक है, तो विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? राजस्थान के चित्तौड़गढ़ में है, याद रखना है। ठीक है, और भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कहाँ पे किया था? राजस्थान के पोखरण में। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी हम लोग किए थे राजस्थान के पोखरण में। तो 18 मई 1974 को पहला परमाणु परीक्षण किया गया था, याद है। तो याद रखना है पहला परमाणु परीक्षण कहाँ हुआ था? पोखरण में, पहला परमाणु परीक्षण। ठीक है, भारत का पहला परमाणु परीक्षण जो है 18 मई 1974 को हुआ था, कहाँ पे? राजस्थान के पोखरण में, याद रखना है। और दूसरा परमाणु परीक्षण भी पूछता है तो 11 और 13 मई, याद रखना है। दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को हुआ था। ठीक है, 11 और 13 मई 1998 को भारत ने अपना दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, कहाँ पे? तो पोखरण राजस्थान में। समझ में आया? तो ये सब चीज़ आपको कब याद होगा? जब आप रेगुलर रिवीजन कीजिएगा। ठीक है, दूसरा परमाणु परीक्षण, क्योंकि ये सब सवाल क्या है, एक बार में याद होता नहीं है। अगर आप रेगुलर रहिएगा तो आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो राजस्थान के पोखरण में दूसरा परमाणु परीक्षण 11 और 13 मई 1998 को हुआ था, याद रखना है। और राजस्थान में थार मरुस्थल, ये सब तो आपको पता ही होगा। और आपको एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, पंचायती राज व्यवस्था सबसे पहले कहाँ शुरू हुआ था? तो राजस्थान का नागौर जिला, याद है, राजस्थान का नागौर जिला। अब ये सवाल तो पता नहीं कितना बार पूछा जाता है। तो राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज व्यवस्था शुरू किया गया था। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था, याद रख लीजिएगा, सर्वप्रथम पंचायती
राज सिस्टम। ठीक है, तो हम शॉर्ट में लिख दे रहे हैं, सर्वप्रथम पंचायती राज शुरू कहाँ हुआ था, तो राजस्थान के नागौर जिले में। कब हुआ था, तो 2 अक्टूबर 1959 को, याद है ना, 2 अक्टूबर 1959। तो ईयर याद रखिएगा, बाकी आपको पता है गांधी जी का जन्मदिन था उस दिन, तो याद रखना है कि 1959 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को राजस्थान के नागौर जिले में पहली बार पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू। समझ में आया, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। तो इतना सवाल यहाँ से आप याद रखिए, क्योंकि और भी सवाल देखना है। तो यहाँ पे आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी याद रखना है, तमिलनाडु। तमिलनाडु भारत का पहला राज्य है जहाँ पर छत पर वर्षा जल संचय शुरू किया गया है। ठीक है, तो प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए। जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं, आपसे आग्रह करते हैं कि प्लीज़ आप क्लास को लाइक करें। अगला सवाल, ब्रिटिश सरकार द्वारा भेजे गए साइमन कमीशन का बहिष्कार किया गया क्योंकि। अब साइमन कमीशन भारत आया था तो उसका बहिष्कार हुआ, तो उसका बहिष्कार क्यों हुआ, आप आंसर ऑप्शन पढ़िए और आंसर कीजिए। साइमन कमीशन भारत आता है तो उसका बहिष्कार क्यों होता है। ठीक है, तो आंसर क्या होना चाहिए, तो सबसे पहले यहां आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं था। ठीक है, याद रखिएगा, साइमन कमीशन जब भारत आया तो साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध होता है, क्योंकि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं थे। और सबसे बड़ा बात, इसलिए साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन भी कहा गया है। तो आप याद रखिएगा कि साइमन कमीशन में एक भी भारतीय सदस्य नहीं थे, जिसके वजह से साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा गया। और साइमन कमीशन का बहुत ज़्यादा विरोध हुआ था, और इसी विरोध के दौरान लाठीचार्ज में लाला लाजपत राय जी को गंभीर रूप से चोट लग जाता है और कुछ महीने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, तो ये भी पूछता है कि साइमन कमीशन के विरोध में किनका मृत्यु हो गया, तो चोट लगने के कारण तो लाला लाजपत राय जी का। ठीक है, अब यहाँ पे जगह नहीं है तो थोड़ा सा नीचे आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट सवाल। आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। समझ में आया, साइमन कमीशन को व्हाइट मैन कमीशन कहा जाता है क्योंकि उसमें एक भी भारतीय व्यक्ति नहीं था। अब आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन में कितना सदस्य था, साइमन कमीशन कब भारत आया। ठीक है, तो ये सब इंपॉर्टेंट सवाल है। तो साइमन कमीशन भारत आया, आप ही बता दीजिए भारत कब आया, भारत आया। साइमन कमीशन भारत कब आया, पहला। दूसरा आपसे पूछेगा साइमन कमीशन में सदस्य कितना था। ठीक है, सदस्य कितना था। ठीक है, तो याद रखना है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। साइमन कमीशन भारत कब आया, तो याद रखना है 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। ठीक है, आपको याद रखना है कि साइमन कमीशन का नियुक्ति तो पहले हो जाता है, अगर नियुक्ति पूछेगा तो नियुक्ति में आंसर अलग हो जाएगा, इसलिए दोनों याद रखना है क्योंकि एग्जाम में दोनों पूछ देता है कभी कभी। साइमन कमीशन का नियुक्ति कब हुआ था, 8 नवंबर 1927 को, लेकिन आने में भारत आने में इसको 3 महीना लग गया, 3 महीना, लगभग 4 महीना या 3 महीना बोल सकते हैं। तो 8 नवंबर 1927 को इसका नियुक्ति हुआ था। तो याद रखना है साइमन कमीशन की नियुक्ति 8 नवंबर 1927 को हुई थी। ठीक है, लेकिन साइमन कमीशन को भारत आते आते 3 फरवरी 1928 हो जाता है, आप याद रखिएगा। और साइमन कमीशन की नियुक्ति राज्य सचिव बर्केनहेड के द्वारा किया गया था। ठीक है, और याद रखना है साइमन कमीशन का अध्यक्ष कौन था, तो सर जॉन साइमन की अध्यक्षता में साइमन कमीशन का गठन किया गया था और इसमें 7 सदस्य थे। कितने सदस्य थे, तो याद रखना है साइमन कमीशन में 7 सदस्य थे, सातों के सातों सदस्य अंग्रेज थे। इसके वजह से इसे व्हाइट मैन कमीशन कहा गया, श्वेत कमीशन कहा गया, और इसका पूरा विरोध किया गया। ठीक है, समझ में आया। और साइमन कमीशन का नियुक्ति 8 नवंबर 1927, भारत कब आया, 3 फरवरी 1928। अब आपसे पूछेगा कि साइमन कमीशन के विरोध में कौन सा नारा लगा था, तो आप जानते हैं कि साइमन गो बैक का नारा लगा था साइमन कमीशन के विरोध में। ठीक है, और इसी के दौरान लाला लाजपत राय जी की भी मृत्यु होती है, आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछता है। आ गया समझ में। चलिए, तो अब अगला सवाल बताते हैं, इस चीज को आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट सवाल। अच्छा, ये आया क्यों था, आपको पता है आया क्यों था साइमन कमीशन भारत, याद है। आप याद रखिएगा कि 1919 में भारत शासन अधिनियम में कहा गया था कि अधिनियम पारित होने के 10 वर्ष बाद एक संवैधानिक आयोग की नियुक्ति की जाएगी जो यह जांच करेगा कि भारत उत्तरदायी शासन की दिशा में कहां तक प्रगति करने की स्थिति में है। तो आयोग की नियुक्ति तो 10 वर्ष के लिए की जानी थी, लेकिन होता क्या है कि ब्रिटेन का तत्कालिक कंजर्वेटिव सरकार जो है वो 2 वर्ष पहले ही साइमन कमीशन का नियुक्ति कर देता है। अगर 19 में हुआ था तो 10 साल में बोला था तो 29 में होता, लेकिन 27 में ही नियुक्ति कर देता है 8 नवंबर 1927 को, क्योंकि उसको आशंका था कि अगर उसका सरकार गिर गया, मान लीजिए उसका जो सरकार है वो हार गया, तो दूसरा पार्टी आएगा और दूसरा पार्टी जो है भारत के फेवर में कुछ काम कर देगा। समझ में आया, तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, क्योंकि उसको आशंका था कि 2 वर्ष बाद लेबर पार्टी की सरकार, भारत के समर्थन में वो सरकार थी लेबर पार्टी, तो उसको डर लगता था कि कहीं भारत के समर्थन में वो कोई नियम ना बना दे। ठीक है, तो साइमन कमीशन से जुड़ा हुआ सवाल आप याद रखिएगा। चलिए,
तो उम्मीद करेंगे आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला सवाल हम लोग देख लेते हैं। तो प्लीज़ क्लास को आप लोग सपोर्ट कीजिए ताकि बार बार नहीं बोलना पड़े, हम आपको आंसर ही बताते रहें फटाफट, ठीक है। अगला सवाल, अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स कहां स्थापित करने का प्रस्ताव है? अंतरिम बजट 2019 के अनुसार 22वां एम्स स्थापित करने का जो प्रस्ताव रखा गया था वो कहाँ रखा गया था? हरियाणा में, आप याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपका सही आंसर क्या होगा? 22वां एम्स कहाँ स्थापित करने का प्रस्ताव है? हरियाणा में। और अगर आपसे पूछेगा मिनिमम फॉरेस्ट कहाँ पे है, तो याद रखना मिनिमम फॉरेस्ट वाला राज्य है हरियाणा, ठीक है। बहुत बच्चे यहाँ गलती भी करते हैं। मिनिमम फॉरेस्ट वाला राज्य कौन सा है? हरियाणा। क्षेत्रफल के अनुसार से भी और परसेंटेज में भी, दोनों में ये है, इसलिए इंपॉर्टेंट बनेगा और आराम से याद करेंगे। तो मिनिमम फॉरेस्ट वाला एरिया और परसेंटेज दोनों में है, एरिया एंड परसेंटेज में, समझ में आया? दोनों में कलर दिख रहा है, तो याद रखना है कि एरिया और परसेंटेज दोनों में, ठीक है। एरिया में भी, क्षेत्रफल में सबसे कम क्षेत्रफल वाला, ऐसे याद रखना है। सबसे कम जंगल, एरिया के अनुसार सबसे कम जंगल कहाँ पे है? हरियाणा में। प्रतिशत के आधार पर सबसे कम जंगल कहाँ पे है? हरियाणा में। सबसे अधिक जंगल पूछेगा एरिया के अनुसार, सबसे अधिक फॉरेस्ट कहाँ पे है? तो मध्य प्रदेश। एरिया के अनुसार सबसे अधिक जंगल है मध्य प्रदेश में, तो मैक्सिमम फॉरेस्ट वाला राज्य मध्य प्रदेश है इन टर्म्स ऑफ एरिया। और अगर परसेंटेज के अनुसार पूछेगा, परसेंटेज के अनुसार सबसे अधिक जंगल कहाँ पाया जाता है? तो मिजोरम में, याद रहेगा। तो यहाँ पे आपको याद रखना है 22वां एम्स हरियाणा में स्थापित किया गया है, ठीक है। अगला सवाल, 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य क्या था? व्हाट वाज द ऑब्जेक्टिव ऑफ 12th 5 ईयर प्लान? तो 12वां पंचवर्षीय योजना का जो उद्देश्य था वो आपको बताना है। बहुत अच्छा सवाल है। तो सही आंसर क्या होगा बता दीजिए। 12वां पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो सही आंसर क्या होगा? तीव्र, अधिक समावेशी और धारणीय विकास, यानी ऑप्शन नंबर सी, फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था तीव्र, टिकाऊ और अधिक समावेशी विज्ञान। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखना है। ये तो ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब तक हुआ? 12वीं पंचवर्षीय योजना तो एकदम आराम से याद होगा, 2012 से 2017। 12वीं पंचवर्षीय योजना कब से कब चला? 2012 से 2017, समझ में आया? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल एग्जाम में पूछेगा, तो याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल 2012 से 2017 तक था। 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य तीव्रतम, याद रखना है 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य तीव्रतम, अधिक समावेशी और धारणीय विकास है, याद रखना है, ठीक। लेकिन ये तो ठीक है, लेकिन इससे रिलेटेड सवाल आपको बता देते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। पंचवर्षीय योजना से बहुत सवाल पूछता है। आपसे पूछ सकता है पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू किया गया? फर्स्ट 5 ईयर प्लान। फर्स्ट 5 ईयर प्लान कब शुरू हुआ था? फर्स्ट 5 ईयर प्लान, ठीक है। तो आपको बताना है फर्स्ट 5 ईयर प्लान किस मॉडल पर आधारित था? तो हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। याद रखना है पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है, ठीक है। हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था पहला पंचवर्षीय योजना। और पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से 56 तक चला था। आपको याद रखना 5 वर्षों तक चला था, 1951 से 1956 तक पहला पंचवर्षीय योजना चलाया गया था। समझ में आया? यही सवाल पूछता है एग्जाम में कि पहला पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुआ? तो 1951 में पहला पंचवर्षीय योजना शुरू होता है, 1956 तक चलता है। और पहला पंचवर्षीय योजना जो है कृषि को इसमें उच्च प्राथमिकता दिया गया था। कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से पहला पंचवर्षीय योजना शुरू किया गया था हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित, याद रहेगा। तो याद रखना है पहला पंचवर्षीय योजना हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था। इसका मुख्य उद्देश्य अर्थव्यवस्था के संतुलन विकास की प्रक्रिया आरंभ करना था और इसका मुख्य लक्ष्य था कृषि को उच्च प्राथमिकता देना। दूसरा पंचवर्षीय योजना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, सेकेंड 5 ईयर प्लान। तो जो इंपॉर्टेंट थोड़ा लग रहा है वो हम थोड़ा सा रिविजन करवा देते हैं, ठीक है। तो क्योंकि थोड़ा थोड़ा अगर रिविजन कराएंगे तो आपका बहुत सारा सवाल ऐसे याद हो जाएगा, है ना। तो सेकेंड 5 ईयर प्लान आपसे पूछेगा, तो आपको याद रखना है सेकेंड 5 ईयर प्लान कब से कब चला था? 1956 से 61। तो 56 से 61 तक चला था सेकेंड 5 ईयर प्लान, याद रखना। और सेकेंड 5 ईयर प्लान पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। पीसी महालनोबिस, ठीक है, पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। आपको याद रखना है कि दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस मॉडल पर आधारित था। और दूसरा पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 तक चला था। दूसरा पंचवर्षीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य था समाजवादी समाज की स्थापना करना। और दूसरे पंचवर्षीय योजना में खनिज उद्योग, ठीक है, भारी उद्योग और खनिजों को उच्च प्राथमिकता दिया गया था, ठीक है। तो याद रखिएगा दूसरा पंचवर्षीय योजना पीसी महालनोबिस 1956 से 1961। और सेकेंड 5 ईयर प्लान के तहत आप जानते हैं कि कुछ 3 स्टील प्लांट का गठन किया गया था, जो पूछता है आपसे सेकेंड 5 ईयर प्लान,
ठीक है, थोड़ा सा आप समझिएगा क्योंकि लिखना थोड़ा सा हो जाता है मुश्किल बोलते बोलते, है ना। तो ये चीज़ आपको याद रखना है। सेकेंड 5 ईयर प्लान में किसको महत्व दिया गया था, तो भारी उद्योग और खनिजों को प्राथमिकता दिया गया था। दुर्गापुर स्टील प्लांट का गठन किया, मतलब निर्माण किया गया था दुर्गापुर, ठीक है, दुर्गापुर और उसके बाद भिलाई और राउरकेला, दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र का स्थापना किया गया था। इसको आपको याद रखना है। किस पंचवर्षीय योजना में? दुर्गापुर, भिलाई और राउरकेला इस्पात संयंत्र का गठन किया गया था। तो आपको याद रखना है सेकेंड पंचवर्षीय योजना में इस्पात कारखाना का निर्माण किया गया था। ठीक है, ये तीनों इंपॉर्टेंट एग्जाम में पूछता है। किस पंचवर्षीय योजना के दौरान भिलाई इस्पात कारखाना का खोला गया था? तो याद रखना है दूसरा पंचवर्षीय योजना। और बोकारो वाला पूछेगा, बोकारो स्टील प्लांट, तो तीसरा पंचवर्षीय योजना में बोकारो स्टील प्लांट को खोला गया था। ठीक है, इसके बाद योजना अवकाश आपको याद है। योजना अवकाश याद रखना है। योजना अवकाश के दौरान तीन वार्षिक योजना चलाया गया था 1966 से 69 तक, योजना अवकाश। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। योजना अवकाश क्यों हुआ था? क्योंकि आपको पता है बहुत सारा ऐसा कंडीशन हो गया था, जैसे कि भारत चाइना का युद्ध 1962 में हो गया था, भारत पाकिस्तान का युद्ध 1965 में हो गया था, फिर उसी समय सूखा भी पड़ा था बहुत ज़बरदस्त। ठीक है, तो उस सिचुएशन में क्या हुआ, हम लोग थोड़ा बहुत ज़्यादा गरीब हो गए थे, आर्थिक स्थिति खराब हो गया था। ठीक है, तो इसलिए उस साल योजना अवकाश रखा गया और उस समय मतलब 3 साल तक एक साल के हिसाब से, यानी 3 वार्षिक योजना चलाई गई। अब मान लीजिए युद्ध लड़े चाइना के साथ तो पैसा बहुत खर्चा हुआ होगा, है ना, स्थिति खराब हो गया। उसके बाद फिर पाकिस्तान से युद्ध करना पड़ा, उसके बाद फिर उसी समय बहुत सूखा पड़ा था भारत में बहुत ज़बरदस्त। तो इसके कारण क्या हुआ, समझ में आ रहा है? तो इसके कारण क्या हो गया कि दूसरा पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गया। तो दूसरा पंचवर्षीय योजना जब फ्लॉप हो गया, क्योंकि 62 में चाइना के साथ युद्ध, 65 में पाकिस्तान के साथ युद्ध और इस समय सूखा वगैरह पड़ा था, तो दूसरा पंचवर्षीय योजना फ्लॉप हो गया, तो पैसा वगैरह का दिक्कत हो गया। तो तीसरा पंचवर्षीय योजना करने का हिम्मत नहीं हुआ, तो हम लोगों ने क्या किया, योजना अवकाश चला दिया और 3 वार्षिक योजना चलाया था। तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। ठीक है, और आपसे पूछेगा 5वां पंचवर्षीय योजना, आपसे ऐसे पूछता है। चौथा तो आपको याद ही चौथा जो है उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस चौथा याद रखना है। 1969 से 1974 तक हुआ था और चौथा पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था स्थायित्व के साथ विकास एवं आर्थिक आत्मनिर्भरता की प्रयास करना। तो 5वां आपको याद रखना है। क्यों इंपॉर्टेंट है? तो 5th 5 ईयर प्लान। ठीक है, तो 5th 5 ईयर प्लान इसलिए इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पहली बार गरीबी हटाओ का नारा, ठीक है, या पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। समझ में आया? तो ऐसे कुछ भी पूछ सकता है। पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान। ठीक है, पूछेगा कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसमें पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया। पर आज तक गरीबी कम नहीं हुआ है ना, बेरोजगारी कम नहीं हुआ। तो ये चीज़ याद रखना है कि 5वीं पंचवर्षीय योजना में, ठीक है, पहली बार गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। ये तो इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जो समय से पहले खत्म हो गया, 4 वर्ष में खत्म हो गया। तो ये चीज़ याद रखना है कि 4 वर्ष में खत्म हो जाता है। 4 वर्ष में खत्म क्यों हो जाता है? 4 वर्ष में खत्म क्योंकि सरकार बदल जाती है। आपको पता होगा पहले कांग्रेस के समय में था, 5वीं पंचवर्षीय योजना चल रहा था, लेकिन उसके बाद क्या होता है, जनता दल का सरकार आ जाता है, मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बन जाते हैं जनता पार्टी से। उसके बाद वो 5वीं पंचवर्षीय योजना को 4 साल में ही खत्म कर देते हैं। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, पूछेगा कौन सा ऐसा पंचवर्षीय योजना है जिसको 4 साल में खत्म कर दिया गया। तो आराम से याद होगा, 5वीं पंचवर्षीय योजना 4 साल में खत्म हो गया। मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री बने थे जनता पार्टी से, याद रखना है। और पहली बार 5वीं पंचवर्षीय योजना में गरीबी और बेरोजगारी पर ध्यान दिया गया था। और 6ठी पंचवर्षीय योजना के दौरान रोलिंग प्लान चलाया गया था जनता पार्टी के द्वारा। रोलिंग प्लान का सुझाव जी मिडल के द्वारा दिया गया था, याद रखना। और मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री जब बने थे जनता पार्टी से 1978 ईस्वी में, उन्होंने 5वीं पंचवर्षीय योजना को खत्म कर दिया और साथ ही साथ भारत रत्न अवार्ड को भी बंद कर दिया था, याद रखिएगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना सवाल यहाँ से याद रखिएगा। कोशिश किए कि आपको बहुत सारा सवाल रिवीजन करवा दें, तो बहुत सारा सवाल देखना है, इसके लिए आपको रेगुलर रहना होगा। ठीक है, तो 12वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो फास्टर, सस्टेनेबल एंड मोर इंक्लूसिव ग्रोथ। तो ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे। तो प्लीज़ क्लास को आप लोग शेयर कर दीजिएगा, लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। अगला सवाल, संपत्ति के अधिकार को भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की सूची से हटा दिया गया था? तो बहुत आसान सवाल है, आंसर कीजिएगा। संपत्ति के अधिकार को, तो आप सभी को याद होगा कि मूल संविधान में 7 मौलिक अधिकार थे, वर्तमान में 6 मौलिक अधिकार है। तो जो 44वां संविधान संशोधन होता है 1978 में, याद रखना है 44वां संविधान संशोधन 1978 ईस्वी के द्वारा संपत्ति के मूल अधिकार को कानूनी या विधिक अधिकार बना दिया गया है। तो आपको याद रखना है कि संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन के द्वारा 1978 ईस्वी में जो हुआ था, उसके द्वारा मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। ठीक है, और अगर अभी पूछता है कि अभी जो है आपका संपत्ति का अधिकार
किस आर्टिकल में है, किस आर्टिकल में है वर्तमान में। तो आपको ये चीज़ याद रखना है कि अभी आर्टिकल 300 का कॉम है, आर्टिकल 300 का कॉम है वर्तमान में, आर्टिकल 300 कॉम है, आपको याद रखना है। अगर पूछेगा आर्टिकल 300 कॉम में क्या है, तो याद रखना है संपत्ति के अधिकार को आर्टिकल 300 कॉम में रखा गया है, ठीक है। और आप जानते हैं कि मूल अधिकार जो है अमेरिका के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार भाग 3 में है, अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार का उल्लेख है। भाग 3 को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है, याद रखिएगा, ठीक है। समझ में आ गया। तो सही आंसर क्या होगा, संपत्ति के अधिकार को 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा हटा दिया गया है मौलिक अधिकार की सूची से, ठीक है। अगला सवाल, कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस स्थान पर हुई। आपको बताना है कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के किस राज्य में, राज्य नहीं किस स्थान पर हुआ है, ठीक है। तो आंसर क्या होगा, आंसर कर सकते हैं तो कर दीजिए आंसर, ठीक है, कोशिश कीजिए आंसर करने का। तो आपको याद रखना मथुरा, ठीक है। कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति भारत के मथुरा में हुआ है, आपको याद रखना है। तो मथुरा में क्या है, कागजी शिल्प सांझी की उत्पत्ति हुई है, आपको याद रखना है। ऑप्शन नंबर बी मथुरा सही आंसर होगा, ठीक है। इमली में मौजूद अम्ल बताइए। इमली में मौजूद, माफी चाहेंगे, इमली में मौजूद अम्ल बताइए। आंसर तो आप देख ही लिए, तो आप सब बता ही सकते हैं इमली में मौजूद अम्ल कौन सा है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा टार्ट्रिक अम्ल। इमली में कौन सा अम्ल है, टार्ट्रिक अम्ल है, याद रखना है। अब फटाफट हम आपको बता देते हैं। दूध में आप जानते हैं कि खट्टा दूध में क्या होता है, लैक्टिक अम्ल। अगर पूछेगा खट्टा दूध में क्या होता है, तो खट्टा मिल्क में होता है लैक्टिक अम्ल, खट्टा दूध में लैक्टिक अम्ल, ठीक है। फिर अगर आपसे पूछता है टार्ट्रिक अम्ल किस में होता है, तो इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है, अंगूर में भी टार्ट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। तो इमली सबको याद रहता है, तो अंगूर भी आप याद रखिएगा। इमली और अंगूर में क्या होता है, टार्ट्रिक अम्ल, याद रहेगा। इमली और अंगूर में होता है टार्ट्रिक अम्ल। अब साइट्रिक अम्ल किस में होता है, साइट्रिक अम्ल किस में होता है, तो नींबू में साइट्रिक अम्ल होता है, नारंगी में साइट्रिक अम्ल होता है, खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। नींबू, नारंगी और खट्टे फलों में क्या होता है, सिट्रिक अम्ल होता है। तो ये याद रखना है कि नींबू, नारंगी और खट्टे फलों में सिट्रिक अम्ल होता है, ठीक है। और अंगूर और इमली में टार्ट्रिक अम्ल होता है। इसके अलावा कुछ और आप लिख लीजिए। आपसे पूछ सकता है सोडा वाटर में कौन सा अम्ल होता है, सोडा वाटर, सोडा वाटर और जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होता है, ठीक है, उसमें कौन सा अम्ल होता है, कार्बोनिक अम्ल। तो याद रखना है सोडा वाटर में कार्बोनिक अम्ल होता है। कौन सा अम्ल होता है, सोडा वाटर में कार्बोनिक एसिड होता है, ठीक है। फिर पूछेगा सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, सेब में कौन सा अम्ल होता है, मैलिक एसिड होता है, सेब में मैलिक एसिड होता है, सेब में क्या होता है, मैलिक एसिड। और आप जानते हैं अगर कोई व्यक्ति प्रत्येक दिन एक सेब खाता है तो कहा जाता है कि वो सारी बीमारियों से फ्री रहता है, ठीक है। प्रत्येक दिन एक सेब खाना चाहिए, ऐसा कहा जाता है। तो सेब में मैलिक एसिड होता है, आपको याद रखना है, ठीक है। अचार में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल। अचार में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल, ठीक है। अचार में कौन सा अम्ल होता है, एसिटिक अम्ल होता है, ठीक है। और सिरका में कौन सा अम्ल होता है, तो सिरका में भी एसिटिक अम्ल होता है। तो अचार वाला याद रखना है, सिरका तो आप सब जानते हैं, सिरका पूछता भी एग्जाम में बहुत। तो सिरका और अचार में एसिटिक अम्ल होता है, सेब में मैलिक अम्ल होता है, खट्टे दूध में लैक्टिक अम्ल होता है, सोडा वाटर और पेय पदार्थ जो होते हैं उसमें कार्बोनिक अम्ल होता है, आपको याद रखना है। खाना पचाने में कौन सा अम्ल मदद करता है, हमारे पेट में कौन सा अम्ल होता है, तो HCl अम्ल होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, जो खाना पचाने में हेल्प करता है। इसके अलावा एक सवाल आपको याद रखना है मेरी तरफ से, एक्वारेजिया। एक्वारेजिया को क्या कहा जाता है, अम्लराज। बहुत पूछता है ये सवाल, एक्वारेजिया अम्लराज। इसमें पूछता है ना कि आपका रेशियो में बताना है। पहले तो बोलता है कि किस चीज़ से बनता है एक्वारेजिया, तो आपको पता होगा HCl और HNO3 को मिलाकर क्या बनता है, एक्वारेजिया। अब दूसरा सवाल बोलेगा किस अनुपात में, ठीक है। तो आपको याद रखना है 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3। समझ में आ रहा है, 3:1 ऐसे पूछेगा। 3 HCl और 1 HNO3 को जब मिलाते हैं तो उससे एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। आया समझ में। तो नाइट्रिक अम्ल का उपयोग याद रखना है कि 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 को जब मिलाते हैं तो उससे एक्वारेजिया या अम्लराज बनता है। और अम्लराज का उपयोग सोना एवं चांदी के शुद्धिकरण में किया जाता है, ठीक है। सोना को उसमें घुला सकता है, सोना को गला सकता है, ठीक है। तो याद रखिएगा 3:1 के अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण अम्लराज कहलाता है और यह सोना एवं प्लेटिनम को गलाने में समर्थ होता है, ठीक है। बहुत यूज होता है अम्ल का भी, जैसे ऑक्जेलिक अम्ल का उपयोग कहाँ होता है, तो कपड़े में जंग का जो धब्बा लग जाता है उसको हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल होता है, पूछता है एग्जाम में, है ना। तो याद रखिएगा कपड़े में जंग के धब्बे को हटाने के लिए ऑक्जेलिक अम्ल का इस्तेमाल किया जाता है। तो अम्ल में कौन सा, तो इमली में कौन सा अम्ल होगा, तो इमली में टार्टेरिक अम्ल होगा, याद रखिएगा, ठीक है।
तो क्लास को प्लीज़ आप सभी से आग्रह करेंगे एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर देंगे। अगला सवाल, ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? तो अगर पता है तो आंसर कीजिएगा। ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है? साइना नेहवाल। समझ में आया? तो ओलंपिक बैडमिंटन एकल क्वार्टर फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला खिलाड़ी कौन थी? तो कौन है? साइना नेहवाल आपको याद रखना है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल, हु बिकेम द प्रेसिडेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ऑफ इंडिया इन प्लेस ऑफ सच्चिदानंद सिंह? ठीक है, तो सच्चिदानंद जी के स्थान पर भारत की संविधान सभा का अध्यक्ष कौन बना था? तो आप सभी को पता ही होगा कि सच्चिदानंद सिन्हा की जगह पे भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन बने थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। तो याद रखना है कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बने थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अब आपसे ये सवाल यहाँ पे पूछेगा कि संविधान सभा का पहला बैठक कब हुआ था? 9 दिसंबर 1946। याद रखना है, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946। इसमें क्या हुआ था? सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। तो याद रखना है कि संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुआ था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया गया था। लेकिन 11 दिसंबर 1946 को दूसरा बैठक होता है। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, जिसमें राजेंद्र प्रसाद जी को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। समझ में आया? अस्थायी अध्यक्ष कौन बनते हैं? तो याद रखना है कि 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का दूसरा बैठक होता है, जिसमें ठीक है राजेंद्र बाबू को अस्थायी अध्यक्ष बनाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। और एच.सी. मुखर्जी को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। तो संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी। उपाध्यक्ष कौन बनते हैं? एच.सी. मुखर्जी। एच.सी. मुखर्जी। संवैधानिक सलाहकार कौन रहते हैं? याद है? बी.एन. राव। संवैधानिक सलाहकार किनको बनाया जाता है? बी.एन. राव। पूछ देता है ये सब सवाल, संवैधानिक सलाहकार। तो याद रखना है संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव को बनाया जाता है, बी.एन. राव। तो उपाध्यक्ष एच.सी. मुखर्जी, संवैधानिक सलाहकार बी.एन. राव और अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। याद रहेगा, संविधान सभा का पहला बैठक 9 दिसंबर 1946, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा अस्थायी अध्यक्ष। और 11 दिसंबर 1946 संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बनते हैं राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, याद रहेगा 11 दिसंबर 1946 को अस्थायी अध्यक्ष बने राजेंद्र प्रसाद। अगला सवाल, भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की है। मतलब आपको उस ट्रेन का नाम बताना है। ठीक है, इंडिजेनियसली डेवलप्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, तो आपको बताना है द फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया इन हिज बजट स्पीच अनाउंस द लॉन्च ऑफ इंडिजेनियसली डेवलप्ड सेमी हाई स्पीड ट्रेन। ठीक है, तो भारत के वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में स्वदेशी रूप से विकसित ठीक है अर्ध उच्च गति ट्रेन के शुभारंभ की घोषणा की है। तो नाम क्या है? वंदे भारत एक्सप्रेस या फिर ट्रेन 18। इसी का पुराना नाम ट्रेन 18 भी बोल सकते हैं हम लोग। ट्रेन 18 को ही वंदे भारत एक्सप्रेस कहा जाता है। तो याद रखिएगा सही आंसर क्या होगा? अर्ध उच्च गति ट्रेन कौन सा है? वंदे भारत एक्सप्रेस है। इसको ट्रेन 18 भी कहा जाता है। ठीक है, अगला सवाल, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्रीन हाउस गैस? इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो आंसर कर सकते हैं इनमें से कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है। तो आप देख के आंसर कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। आर्गन जो है ग्रीन हाउस गैस नहीं है। आर्गन जो है एक अक्रिय गैस है। आर्गन क्या है? एक अक्रिय गैस है, इनर्ट गैस है। आप जानते हैं हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनन, रेडॉन अक्रिय गैस है। टोटल कितना अक्रिय गैस है पूछता है, संख्या कितना है अक्रिय गैस का? कुल 6। समझ में आया? कौन कौन सा? तो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन, जेनॉन, रेडॉन, कुल 6 अक्रिय गैस है। आपको याद रखना है। फिर अगर आपसे पूछेगा उपधातु कितना है? उपधातु मतलब मेटलॉइड। उपधातु कितना है? तो आपको याद रखना है 7 उपधातु है। पूछता है सवाल उपधातु कितना है? 7 उपधातु है टोटल। मेटलॉइड कितना है? 7। अक्रिय गैस कितना है? 6। हेलोजन कितना है? 5। हेलोजन कितना है? पूछता है पीरियोडिक टेबल में हेलोजन कितना है? हेलोजन का संख्या कितना है? 5। हेलोजन आप जानते हैं ना, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन। याद है? फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हेलोजन है। तो हेलोजन 5 है। ठीक है, इनर्ट गैस 6 है और मेटोलाइट 7 है। हेलोजन आप जानते ही होंगे किसे कहते हैं? तो जो धातु के साथ अभिक्रिया करके लवण बनाता है उसको हम लोग हेलोजन कहते हैं। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टेटीन हेलोजन है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा ग्रीन हाउस गैस नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी, आर्गन। क्योंकि आप जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड जो है सबसे महत्वपूर्ण ग्रीन हाउस गैस में आता है। इसके अलावा मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड,
ठीक है, ये तीनों जो है क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो याद रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, मीथेन प्रमुख ग्रीन हाउस गैस है। इसके अलावा जलवाष्प जो है वो भी ग्रीन हाउस गैस में आता है। ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड आपको पता ही है क्या काम करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखता है, याद है ना। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो पृथ्वी के टेम्परेचर को बनाए रखता है। सूर्य से आने वाले जो एब्जॉर्ब है सूर्य से आने वाला जो उष्मा है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है कार्बन डाइऑक्साइड, और इससे क्या होता है, मतलब हमारे वायुमंडल से बाहर जाने नहीं देता है, और इस प्रकार हमारे आसपास का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि टेम्परेचर को बढ़ाने में हेल्प करता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जो है एक प्रमुख क्या है, ग्रीन हाउस गैस है, आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल, निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा मिट्टी है जो भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा, आपको याद रखना है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। एलुवियल सॉइल जो है भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। ठीक है, तो ये सही आंसर क्या होगा, एलुवियल सॉइल भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। अब देखिए इसको याद रखने का यहाँ से बहुत सवाल पूछता है। ऐसे पूछता है सवाल कि नदी के द्वारा बहाकर लाई गई गाद से किस मिट्टी का निर्माण होता है। नदियों द्वारा हम लिख दे रहे हैं, जैसे पूछता है सवाल, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से, बहाकर लाई गई, ठीक है, नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्मित मिट्टी, गाद से निर्मित मिट्टी। आपसे पूछेगा नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्मित मिट्टी को क्या कहते हैं, तो जलोढ़ मिट्टी या फिर एलुवियल सॉइल। समझ में आया, तो नदियों द्वारा बहाकर लाई गई गाद से निर्मित मिट्टी को जलोढ़ मिट्टी कहते हैं, और इसी को काप मृदा भी कहते हैं, इसी को कछारी मिट्टी भी कहते हैं। काप मृदा, कछारी मृदा, जलोढ़ मृदा, एलुवियल सॉइल एक ही चीज़ है, मतलब एक ही चीज़ है। ठीक है, पहला सवाल। दूसरा आपको याद रखना है, ये अब नदी के द्वारा बहा कर लाया गया, इसका मतलब ये भारत के उत्तरी मैदान में होगा। ये कॉन्सेप्ट तो आपको पता ही होगा कि नदी के द्वारा बहा कर लाया गया है, तो उत्तरी मैदान जो है, भारत के उत्तरी मैदान में जलोढ़ मिट्टी का सर्वाधिक विकास हुआ है, क्योंकि क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी नदियाँ जो है उत्तरी मैदान में बहती है, आपको पता होगा, ये चीज़ याद रखना है। इसके अलावा आपसे पूछेगा कि भारत में सबसे अधिक भूभाग पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है। सबसे अधिक भूभाग पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, भारत में सबसे अधिक जमीन पर कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो जलोढ़ मिट्टी। सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली मिट्टी कौन सी है, पाई जाने वाली मिट्टी लिख लीजिएगा। सबसे अधिक भूभाग पर पाई जाने वाली सॉइल कौन सा है, तो भारत में सबसे अधिक जगह पर पाई जाने वाली मिट्टी है जलोढ़ मिट्टी, एलुवियल सॉइल। यानी भारत में सबसे अधिक कौन सा मिट्टी पाया जाता है, जलोढ़ मिट्टी पाया जाता है। ठीक है, फिर क्वेश्चन पूछेगा कि जलोढ़ मिट्टी कितने प्रकार का होता है, तो याद रखना है एक तो जनरली दो प्रकार का, एक खादर और एक बांगड़, खादर और बांगड़। अब याद रखने का एक तरीका है खादर और बांगड़ में। ठीक है, तो आप जानते हैं कि जैसे हमारा देश है, तो युवा जो है देश में खाद के रूप में काम करता है। अगर हम लोग अच्छे से पढ़ेंगे लिखेंगे, अच्छा संस्कार सीखेंगे, ईमानदार रहेंगे, तो उससे क्या होगा, देश के लिए सोचेंगे तो उससे देश डेवलप होगा, है ना। तो यानी युवा जो है वो देश के लिए खाद के रूप में काम करता है। यानी याद रखना है नई जलोढ़ मिट्टी जो होगा वो क्या होगा, दिख रहा है आपको, नई जलोढ़ मिट्टी जो होगा वो खादड़ होगा, नई जलोढ़ मिट्टी। समझ में आया, तो न्यू एलुवियल सॉइल को क्या कहा जाता है, तो न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है, न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। तो ये याद रखने का बस हम आपको बताएं कि न्यू जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है, न्यू एलुवियल सॉइल को खादड़ कहा जाता है। ठीक, और बांगड़ क्या होगा, पुरानी जलोढ़ मिट्टी को क्या कहा जाएगा, बांगड़ कहा जाएगा, पुरानी एलुवियल सॉइल को बांगड़ कहा जाएगा। तो इस चीज़ को आपको याद रखना है, एग्जाम में बहुत पूछता है ये, और गलती भी बहुत बच्चे करते हैं इसमें। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगड़, नई जलोढ़ मिट्टी को खादड़ कहा जाता है। आप अच्छे से इसको नोट कीजिएगा, आया समझ में, तो ये चीज़ आपको याद होना चाहिए। तो पूछा है क्वेश्चन कि भारत के उत्तरी मैदानों में कौन सा मिट्टी पाया जाता है, तो याद रखना है जलोढ़ मिट्टी जो है भारत के उत्तरी मैदानों में पाया जाता है। जलोढ़ मिट्टी हिमालय से निकलने वाली नदियों के द्वारा लाए गए अवसादों के निक्षेपों से बनता है। ठीक है, और जलोढ़ मिट्टी को काप मृदा या फिर कछारी मिट्टी भी कहते हैं। भारत के सबसे अधिक क्षेत्र पर जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। बाकी काली मिट्टी को आप जानते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी जो है कपास की खेती के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है, काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को काली कपासी मिट्टी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे कपास का खेती बहुत ज़्यादा होता है। काली मिट्टी का निर्माण कहाँ से होता है, बेसाल्ट चट्टान से। ये याद रखना है, पूछेगा किस प्रकार की चट्टान से काली मिट्टी का निर्माण होता है, बेसाल्ट चट्टानों से
निर्मित। समझ में आया? तो ये चीज़ आपको याद रखना है कि बेसाल्ट चट्टानों से निर्मित होता है काली मिट्टी। याद रहेगा? तो काली मिट्टी का निर्माण किससे होता है? बेसाल्ट चट्टानों से काली मिट्टी का निर्माण होता है, याद रखना है। और काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। काली मिट्टी को उष्णकटिबंधीय चेरनोजेम या फिर ट्रॉपिकल ब्लैक अर्थ भी कहा जाता है। काली मिट्टी कपास के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होती है। साथ ही साथ काली मिट्टी जो है प्याज के लिए भी बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है, आप याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आ गया? तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। और लेटेराइट मिट्टी पूछेगा तो लेटेराइट मिट्टी याद रखना है कि लेटेराइट मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहां उच्च तापमान और भारी वर्षा होती है। यही सवाल एग्जैक्ट जेपीएससी में भी पूछा गया था कुछ दिनों पहले कि जहां पे उच्च तापमान और उच्च वर्षा होता है वहां पे किस तरह का मिट्टी का निर्माण होता है। उच्च तापमान एवं भारी वर्षा से निर्मित भारी वर्षा वाले स्थानों में कैसा मिट्टी होता है। उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले स्थानों में। समझ में आ रहा है? तो इस चीज़ को आप अच्छे से लिख लीजिएगा क्योंकि यहाँ पे जगह भी कम रहता है और बहुत सारा सवाल बताना रहता है, तो आप समझ सकते हैं। ठीक है, उच्च तापमान एवं भारी वर्षा वाले स्थानों पर लेटेराइट मिट्टी का निर्माण होता है, आपको याद रखना है। याद होगा? तो लेटेराइट मिट्टी का विकास उन क्षेत्रों में होता है जहाँ उच्च तापमान एवं भारी वर्षा होती है। अधिक वर्षा के कारण जल के साथ चूना और सिलिका का निक्षालन हो जाता है तथा लोहे के ऑक्साइड और एल्यूमिनियम के यौगिक मृदा में शेष बचे रहते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को आप याद रखिएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। तो यहाँ सही आंसर क्या होगा? एलुवियल सॉइल भारत के उत्तरी मैदानों में पाई जाती है। तो क्लास को प्लीज़ एक बार लाइक कर दीजिएगा जो भी बच्चे लाइक नहीं किए हैं। ठीक है, उस स्थान का नाम बताइए जहां ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। आंसर करेंगे, उस स्थान का नाम आपको बताना है जहां पर ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा? यूनान। आप जानते हैं सही आंसर क्या होगा? यूनान। यूनान में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, यूनान में ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति हुई थी। आपको पता होगा आधुनिक ओलंपिक खेल का प्रारंभ कब हुआ था? 1896 में। याद रखना है, आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत 1896 ईस्वी में हुआ था पियरे डी कोबर्टिन के प्रयास से, यूनान के एथेंस में। याद रखिएगा, यूनान के एथेंस में। ठीक है, आधुनिक ओलंपिक खेल कहाँ पे शुरू हुआ था? तो आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत यूनान के एथेंस में हुई थी, 1896 ईस्वी में हुआ था। और ओलंपिक खेल का जन्मदाता किसको कहा जाता है? पियरे डी कुबर्टिन को। याद होना चाहिए सवाल, पियरे डी कुबर्टिन को। पियरे डी कुबर्टिन के प्रयास से यूनान के एथेंस में, ठीक है, 1896 ईस्वी में आधुनिक ओलंपिक खेल की शुरुआत हुई थी, आप याद रखिएगा। और अगर आपसे पूछेगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक खेल का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, याद है तो लुसाने, स्विट्जरलैंड। याद रखिएगा, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? लुसाने। लुसाने कहाँ पे है? स्विट्जरलैंड। तो ये सब सवाल पूछता है, स्विट्जरलैंड। तो याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति यानी आईओसी कहते हैं ना, इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी। तो आईओसी का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो आईओसी का हेडक्वार्टर है लुसाने, स्विट्जरलैंड। याद रहेगा, याद रखिएगा। ठीक है, ठीक है। और एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड मेडल कौन जीता है? तो आपको पता होगा माइकल फेल्प्स, जो कि अमेरिका के तैराक हैं। माइकल फेल्प्स अमेरिकन तैराक को एक ही ओलंपिक में सबसे अधिक गोल्ड मेडल मिला है। याद रखना है, माइकल फेल्प्स को गोल्डन शार्क कहा जाता है। 2008 का जो बीजिंग ओलंपिक हुआ था उसमें माइकल फेल्प्स ने 8 अलग अलग श्रेणी में, 8 अलग अलग तैराकी के श्रेणी में गोल्ड जीता था। तो माइकल फेल्प्स ने एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 8 बार गोल्ड जीता है। मतलब एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक 8 गोल्ड जीता है माइकल फेल्प्स ने। 2008 बीजिंग ओलंपिक, एकदम आराम से याद होगा। 8 गोल्ड जीता, कौन सा ओलंपिक? 2008 ओलंपिक। कहाँ पे हुआ था? बीजिंग, चीन में। आराम से याद होगा। पूछेगा माइकल फेल्प्स कितना गोल्ड जीता एक ही ओलंपिक में? माइकल फेल्प्स एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीता, ये तो याद रहेगा। माइकल फेल्प्स ने एक ही ओलंपिक में सर्वाधिक गोल्ड जीता। फिर एग्जाम में पूछेगा कितना गोल्ड जीता? 8 जीता। कब जीता? 2008 ओलंपिक में जीता। कहाँ पे हुआ था? बीजिंग में। 2008 बीजिंग ओलंपिक। तो एक सवाल को आप रिलेट करके पढ़िएगा। और ये 2008 ओलंपिक हम लोगों के लिए भी बहुत स्पेशल था। आपको पता होगा भारत को व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल जो है इसी साल मिला था, 2008 के बीजिंग ओलंपिक में मिला था। ठीक है, निशानेबाजी के लिए हम लोगों को अभिनव बिंद्रा जी के द्वारा गोल्ड मेडल मिला था। आपको पता होगा निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने गोल्ड मेडल जीता था। तो भारत की तरफ से व्यक्तिगत स्पर्धा में पहला गोल्ड मेडल किसने जीता? तो याद रखना है किसने जीता? अभिनव बिंद्रा ने जीता है शूटिंग के लिए। ठीक है, और ये इसी साल जीता है, तो आराम से आपको याद हो जाएगा। फिर अब की आप जानते हैं कि नीरज चोपड़ा जी ने जीता है भाला फेंक के लिए, तो ये चीज़ आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए तो अगला सवाल देखते हैं। इस सवाल को आपको याद रखना है कि ओलंपिक खेलों की उत्पत्ति यूनान में होती है, याद रखिएगा। तो प्लीज़ क्लास को एक बार शेयर कर दीजिएगा और लाइक नहीं किए तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट करें आप लोग। अगला सवाल,
भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की? ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो लाहौर अधिवेशन होता है 1929 में, ठीक है, ने किस वर्ष में 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो काफी अच्छा सवाल है, आंसर कर दीजिए अगर याद है आपको तो। ठीक है, तो याद है तो बताइए आंसर क्या हो सकता है इसका? तो 1930 होगा ना। ठीक है, आंसर क्या होगा? 1930। बहुत आसान सवाल है, याद रखना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के लाहौर अधिवेशन जो कि 1929 में हुआ था लाहौर अधिवेशन, तो अगर पूछेगा इंडियन नेशनल कांग्रेस का 1929 का अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। तो लाहौर अधिवेशन 1929 वाला हुआ था, याद रखना है। और इसी के बाद 1930 ईस्वी में बोला गया था कि हम लोग जो है स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे 26 जनवरी को। ठीक है, याद रहेगा। अब थोड़ा अच्छा से बता देते हैं अगर नहीं समझ में आया है तो। आपको याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। ये याद रखना है, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो नेहरू जी की अध्यक्षता में 1929 ईस्वी में लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी। और इसी में, ठीक है, इसी में कहा गया था कि 26 जनवरी का जो दिन है उसको हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। समझ में आया? 26 जनवरी का जो दिन होगा इसको हम लोग क्या करेंगे? स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाएंगे। आप याद रखिएगा। आपको याद रखना है कि 26 जनवरी के दिन हमारा जो संविधान है ये भी 26 जनवरी के दिन लागू किया गया है। तो क्यों किया गया है? तो याद रखना है कि संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू किया गया था क्योंकि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा लाहौर अधिवेशन दिसंबर 1929 में हुआ था जिसमें पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी। तो 1929 का लाहौर अधिवेशन, पूर्ण स्वराज की मांग, ये बहुत पूछता है कि पूर्ण स्वराज की मांग कब की गई थी। तो पूर्ण स्वराज की मांग 1929 के लाहौर अधिवेशन में की गई थी। किसके द्वारा? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा की गई थी। ठीक है, तो पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी 1929 के लाहौर अधिवेशन में। और इसी अधिवेशन में कहा गया था कि 26 जनवरी 1930 के दिन को हम लोग पहला आज़ादी दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। आया समझ में? तो ऐसे याद रखना है कि लाहौर अधिवेशन 1929 में अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, क्या मांगा गया? तो पूर्ण स्वराज का मांग किया गया। और साथ ही साथ कहा गया कि 26 जनवरी 1930 को अब हम लोग स्वतंत्रता दिवस, पहला स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे और बाकी उसके बाद 26 जनवरी को हम लोग हमेशा स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे। ठीक है, कहा गया था। तो भारत जब आज़ाद हुआ तो फिर 15 अगस्त को हम लोग आज़ाद हुए, तो 15 अगस्त को मनाते हैं। लेकिन 26 जनवरी इंपॉर्टेंट है, इसलिए 26 जनवरी के दिन क्या किया गया? संविधान को लागू किया गया ताकि ये दिन का महत्व हम लोग याद रखें हमेशा। और 26 नवंबर को आप लोग जानते हैं संविधान दिवस मनाया जाता है। तो 26 नवंबर को पूछेगा क्या मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, याद है ना। 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया, इसलिए 26 नवंबर को हम लोग संविधान दिवस मनाते हैं। याद रखिएगा कि 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान सभा द्वारा संविधान को अपनाया गया और 26 जनवरी 1950 को इसे लोकतांत्रिक शासन प्रणाली के साथ लागू किया गया। इसलिए 26 नवंबर का दिन जो है वो संविधान के प्रचार प्रसार के महत्व को रखते हुए 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है। याद रहेगा, तो 26 नवंबर को संविधान दिवस मनाया जाता है, ये भी आप याद रखिएगा। तो याद रखना है कि 26 जनवरी को स्वतंत्रता दिवस मनाया गया 1930 में। तो प्लीज़ क्लास को सपोर्ट कीजिएगा, आप लोग थोड़ा सा सपोर्ट करें। अगला सवाल, यदि दूध को ग्रीष्मकाल में फ्रिज के बाहर रखा जाए तो वह खट्टा हो जाता है, इसका कारण क्या है? तो आप सभी जानते हैं अगर दूध को हम लोग फ्रिज के बाहर रखेंगे गर्मी के मौसम में तो वो जल्दी खराब हो जाता है, जल्दी खट्टा हो जाता है, लैक्टिक अम्ल के कारण, है ना। लैक्टिक एसिड में लैक्टोज शर्करा का रूपांतरण होता है जिसकी वजह से दूध जो है ग्रीष्मकाल में जल्दी खराब हो जाता है, खट्टा हो जाता है। ठीक है, तो बहुत आसान सवाल है। अगला सवाल, विश्व धरोहर स्थल रॉबन द्वीप निम्नलिखित में से किस विभूति से संबंधित है? आपको बताना है विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया है रॉबन द्वीप को। तो रॉबन द्वीप जो है किस महान व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? ठीक है, ये चीज़ आपसे पूछ रहा है, रॉबन द्वीप किस महान व्यक्ति से जुड़ा हुआ है? ठीक है, तो आपको याद रखना है नेल्सन मंडेला, नेल्सन मंडेला जी से जुड़ा हुआ है रॉबन द्वीप। याद रहेगा, याद रखिएगा, रॉबन द्वीप को विश्व विरासत की धरोहर स्थल में शामिल किया गया है। रॉबन द्वीप नेल्सन मंडेला जी से संबंधित है। ठीक है, रॉबन द्वीप किससे संबंधित है? तो रॉबन द्वीप याद रखना है कि नेल्सन मंडेला से जुड़ा हुआ है। अगर आपसे पूछता है कि एक सवाल बहुत अच्छा पूछता है कि नेल्सन मंडेला को भारत रत्न अवार्ड कब दिया गया, याद है तो बता दीजिए। विश्व धरोहर स्थल रॉबन द्वीप नेल्सन मंडेला से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। और नेल्सन मंडेला को भारत रत्न कब मिला है? 1990 ईस्वी में। ठीक है, ये चीज़ आप याद रखिएगा, 1990 में इनको भारत रत्न मिला है। और 1990 में इनके साथ और एक व्यक्ति हैं जिनको भारत रत्न अवार्ड मिलता है, तो आप बता दीजिए कौन थे? 1990 में नेल्सन मंडेला को भारत रत्न मिला है। नेल्सन मंडेला के साथ किनको मिला है?
बी आर अम्बेडकर जी को। तो ये भी आप याद रखना है कि अम्बेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी को भारत रत्न कब मिला है। ठीक है, अम्बेडकर जी और नेल्सन मंडेला जी को 1990 में भारत रत्न मिला है, आप याद रखिएगा। अगर आपसे पूछता है कि पहला विदेशी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला है, तो आपका आंसर फिर अलग हो जाएगा, तब आप नेल्सन मंडेला आंसर करेंगे तो गलत हो जाएगा। पहला विदेशी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला, पहला विदेशी जिनको भारत रत्न मिला, कब मिला और कौन थे बता दीजिए फटाक से। जिनको भारत रत्न मिला, पहला विदेशी जिनको भारत रत्न मिला कौन थे बता दीजिए। खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, तो याद रखिएगा खान अब्दुल गफ्फार खां, 3 साल पहले इनको मिला था, यानी 1987 में मिला था खान अब्दुल गफ्फार खां। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां। तो ये तो थे भारत के ही, लेकिन आज़ादी के बाद ये पाकिस्तान चले जाते हैं। ठीक है, लेकिन भारत की आज़ादी में और उससे पहले जब भारत आज़ाद हुआ उससे पहले भी इनका बहुत योगदान रहता है, आप जानते हैं, पढ़े हैं। ठीक है, तो याद रखना है खान अब्दुल गफ्फार खान जी को पहला विदेशी थे, पहला विदेशी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला तो खान अब्दुल गफ्फार खान को। इनको कब मिला? 1997 में, सॉरी 1987 में। कब मिला दिख रहा है नहीं तो थोड़ा सा माफ़ी चाहेंगे, 1987 याद रखना है। ठीक है, खान अब्दुल गफ्फार खां को भारत रत्न कब मिला? 1987 में। तो पहला विदेशी जिनको भारत रत्न अवार्ड मिला खान अब्दुल गफ्फार खां, इनको कब मिला भारत रत्न? 1987। और इन्हीं के 3 साल के बाद नेल्सन मंडेला को मिला। तो याद कर लीजिएगा रिलेट करके, नेल्सन मंडेला और अम्बेडकर जी को 1990 में भारत रत्न अवार्ड मिला था। तो ये सवाल का आंसर क्या होगा? विश्व धरोहर स्थल रॉबन द्वीप जो है नेल्सन मंडेला जी से जुड़ा हुआ है, याद रखना है। ठीक है, अगला सवाल, 1951 में भारतीय जनसंघ की स्थापना किनके द्वारा की गई? तो आपको सबसे पहले तो ये याद रखना है कि भारतीय जनसंघ की स्थापना कब की गई। ईयर याद रखना है। भारतीय जनसंघ की स्थापना उसी साल किया गया जिस साल आपका पहला पंचवर्षीय योजना शुरू हुआ। अब रिलेट करके क्यों याद करेंगे? क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, नहीं तो याद नहीं रहता है। फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी इसी साल शुरू हुआ था, आपको याद होगा। फर्स्ट 5 ईयर प्लान जिस साल शुरू किया गया, ठीक है, 1951 से 56 तक चला था ना, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान भी 1951 में शुरू किया गया और 1951 में ही क्या किया गया? भारतीय जनसंघ की स्थापना की गई। तो भारतीय जनसंघ की स्थापना का श्रेय किनको जाता है? तो आप याद रखिएगा भारतीय जनसंघ की स्थापना का श्रेय डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को जाता है। तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। ठीक है, समझ में आया? तो याद रखना 1951 ईस्वी में भारतीय जनसंघ की स्थापना डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के द्वारा की गई थी और बाद में जनसंघ से ही, भारतीय जनसंघ से ही बीजेपी बनता है, यानी बीजेपी यानी भारतीय जनता पार्टी बनता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा कि भारतीय जनसंघ 1951 ईस्वी किनके द्वारा बनाया गया? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के द्वारा बनाया जाता है और इसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी योगदान रहता है। ठीक है, तो इस चीज़ को भी आप याद रखिएगा। अगला सवाल, मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल निम्न में से किसी जन में से किसके साथ जुड़ा हुआ है? जन मतलब आदमी, ठीक है, या व्यक्ति। तो मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य है। मून वॉक जो है ये डांस है, डांस का एक प्रकार है मून वॉक। ठीक है, कौन से ऐसे व्यक्ति हैं जिनके साथ मून वॉक जुड़ा हुआ है? तो आप सभी जानते हैं माइकल जैक्सन से जुड़ा हुआ है। तो याद रखना है कि मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य जो है ये किन से जुड़ा हुआ है? तो माइकल जैक्सन से जुड़ा हुआ है। और आपको पता होगा कि माइकल जैक्सन जी का रहस्यमय तरीके से मृत्यु हो गया था। ठीक है, तो पता भी नहीं चला कैसे हुआ था। तो याद रखना है कि मून वॉक प्रसिद्ध नृत्य चाल है, किनके द्वारा ये बहुत फेमस किया गया था? तो माइकल जैक्सन। ठीक है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। तो इतना ही सवाल था। उम्मीद करेंगे आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा। कोशिश किए कि जो भी सवाल है उससे रिलेटेड सवाल आपको बताएं ताकि आप एग्ज़ाम के लिए अपने आप को तैयारी कर सकें, ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कर सकें और आप एग्ज़ाम को क्वालिफाई कर सकें। तो उम्मीद करेंगे आप जाते जाते क्लास को लाइक और शेयर अवश्य करेंगे, हमें निराश नहीं करेंगे। मिलते हैं आपसे अगली क्लास में। आप सभी का तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। जय हिंद, जय भारत, जय BSA, धन्यवाद।